हेलो बच्चों, नीट की ये पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज नीट में आए हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अगर आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो बेटा उसमें आप जुड़ जाना। वहां पर मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँ। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर द गिवन साइकिल वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बेटा कौन सी होती है? जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो हमारी आइसोबारिक प्रोसेस होती है। अब यहां पर देखो, ए से बी अगर जा रहा है तो उस टाइम पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये ए से बी वाली जो प्रोसेस है वो हमारी आइसोबारिक प्रोसेस है। अब हमें तो निकालना है वर्क डन। अब ये आपको याद रखना है कि जब भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व हमें देता है वर्क डन बाय द गैस। अब इसका एरिया अंडर द कर्व मिलेगा ये रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ अगर देखोगे तो ये 3 है, ये 1 है, तो लेंथ हो गई 2। और ये ब्रेथ मान लो, तो ये ब्रेथ जो है वो हमारी इतनी पूरी गिननी है, 3 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻² जूल विच इज 600 जूल। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। याद हमें ये रखना है कि एरिया अंडर द कर्व पी वर्सेस वी में एरिया अंडर द कर्व हमें मिलेगा वर्क डन बाय द गैस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a container of volume 200 centimeter cube contains 0.2 mole of hydrogen gas and 0.3 mole of argon gas. The pressure of the system at temperature 200 Kelvin. हमें एक कंटेनर दिया है, कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²⁰ मीटर, और इसका क्यूब है तो ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और हमें क्या दिया, इस कंटेनर में 0.2 मोल जो है वो हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के मोल है 0.2 एंड 0.3 मोल ऑफ आर्गन। हमसे पूछा है प्रेशर ऑफ अ सिस्टम एट टेम्परेचर ऑफ 200 केल्विन। टेम्परेचर हमें देना है 200 केल्विन। इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होगा ये प्रेशर हमें निकालना। हमारे पास जो ये इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 200 × 10⁻⁻6 विच इज 2 × 10⁻⁻4। नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे दोनों गैसेस है तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.2 एंड 0.3 ऐड हो जाएंगे। R इज अ गैस कांस्टेंट, उसको मैं 8.3 ले सकते हैं। और T जो है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है बच्चों 200 केल्विन। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर का आंसर मिल जाए। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यहीं से आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। -50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 223 केल्विन होगा। तो व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। यहां पर हमें दिया है बच्चों जो आरएमएस स्पीड है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो न्यू आरएमएस स्पीड क्या होगी? न्यू आरएमएस स्पीड इज, जो भी आपकी पुरानी आरएमएस स्पीड है उसमें 3 टाइम्स इंक्रीज करा, तो नई आरएमएस स्पीड इज 4v। न्यू आरएमएस स्पीड इज 4 टाइम्स दी ओल्ड आरएमएस स्पीड। हमें तो टेम्परेचर निकालना है। अब आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/N।
तो यहां से आर कांस्टेंट, एम जो है वो गैस जो भी होगी उसका मास कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, टी जो है वो है टेम्परेचर। तो ये आरएमएस स्पीड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। V1 is V, V2 is 4V, T1 टेम्परेचर इज 223, T2 टेम्परेचर हमें निकालना है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा देखो, V से V कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे 1/16, 223 डिवाइड बाई T2, तो ये T2 हो जाएगा 223 इंटू 4 स्क्वायर 16। अब ये फिर से आपको कैलकुलेट करना है, ये 223 इंटू 16 करने पर जो भी आंसर मिलेगा बच्चों वो केल्विन में मिलेगा। अब यहां से आपको चेक करना है कि केल्विन वाला मैच हो रहा है या सेल्सियस वाला। अगर केल्विन वाला मैच नहीं हो रहा तो उसमें से -273 कर दो, तो सेल्सियस में इसमें से किसी ना किसी ऑप्शन मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते, ideal gas follows a process described by this equation PV square equal to C। हमें एक आइडियल गैस ली है जिसकी इक्वेशन है PV स्क्वायर इक्वल टू C, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा हमें इक्वेशन में दिया हुआ। इनिशियल जो स्टेट है वो है P1 V1 T1 और फाइनल स्टेट है वो है P2 V2 T2 विच वेयर द C इज द कांस्टेंट। देन अच्छा, इसमें से अब हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो निकालना है। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन में है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कंपैरिजन है, नेक्स्ट में प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में कंपैरिजन है, वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा कि किस में से कौन सा ऑप्शन मैच हो सकता है। अब अगर मैं यहां से प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर। इसका मतलब है अगर प्रेशर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा एंड वाइसा वर्सा। अगर ऐसा है कि भाई प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन देखो, P1 ग्रेटर देन V2 देन V1 ग्रेटर देन V2, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन। अब यहां पर है PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चाहिए। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आइडियल गैस, मतलब ये गैस जो है वो आइडियल है, तो V की जगह पे हम लिख सकते हैं nRT/P का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से ये P और P कट गए, यहां से ये हो गया T स्क्वायर बाई P इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अब ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 पर होना चाहिए T1 ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन 2 जो है वो भी गलत है। अब क्या बचा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की कंपैरिजन। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की कंपैरिजन देखते हैं। PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के कंपैरिजन के लिए देखो P की जगह पे, अब हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का कंपैरिजन चाहिए तो P को आप निकाल दो। P की जगह पे लिख देता हूं मैं nRT/V का nRT/V इंटू V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से V कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा nRT इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर nR तो कांस्टेंट है, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो V1 लेस देन V2 होना चाहिए। T1 ग्रेटर देन T2, ऑपोजिट रिलेशन। अच्छा ये तो सिमिलर है, यहाँ पे ऑपोजिट दिख रहा है, V2 ग्रेटर देन V1, तो फिर ये T2 लेस देन T1, तो ये सही होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनवर्स प्रोपोर्शन में रिलेशन है, तो अगर V2 ज्यादा है तो T2 कम होना चाहिए, वही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
थ्री वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी का मतलब है तीनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। एट सेम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी सेम है, एंड सेम प्रेशर मतलब वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर तीनों वेसल के लिए सेम है। द फर्स्ट वेसल कंटेन्स हीलियम, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस। सेकेंड कंटेन्स फ्लोरीन विच इज अ डाइएटॉमिक गैस, and third contains sulfur hexafluoride which is a polyatomic gas. The correct statement among the following, हमें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। First is the root mean square speed of a sulfur hexafluorine is largest. Vessel contains unequal number of respective molecules. The root mean square speed of molecules is same. अच्छा, तीन में जो है वो आरएमएस स्पीड को कंपेयर करा है और एक में अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करिए। अब देखो यहाँ पे आरएमएस स्पीड की बात करते हैं, वी आरएमएस होता है अंडर रूट 3RT बाई एम। अब ये जो आरएमएस स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, आर पर, टी पर एंड मॉलिक्यूलर मास एम पर। अब यहाँ पे टी जो है वो कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो ये आरएमएस स्पीड जो है वो एम पर डिपेंड करेगी। सबसे कम एम जिसका होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसका होगा, हीलियम का। तो हीलियम की स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज लार्जेस्ट, तो ये हीलियम वाला जो आंसर है वो सही होगा। बाकी दोनों के मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, हीलियम का सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज अ शोन इन फिगर। यहां पे 4 प्रोसेसेस है, यहां से स्टार्ट कर रही है इनिशियल पोजीशन और यहां पे फाइनल 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 पोजीशन है। ये जो फोर्थ है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो फोर्थ जो है वो है आइसोबारिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये है आइसोकोरिक। थर्ड जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कैसे पता चला, और ये सेकंड जो है वो है एडियाबैटिक। तो अब हमको ये पता है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो है उसका स्लोप हमें मिलेगा डीपी बाई डीवी से। डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है इसका स्लोप माइनस पी, एडियाबैटिक के लिए होता है माइनस गामा पी। मतलब इसका जो ये स्लोप है वो गामा टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है और वो नेगेटिव में, इसलिए जो नीचे वाला कर्व है वो एडियाबैटिक होगा, ऊपर वाला कर्व है वो आइसोथर्मल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हमें, अच्छा एडियाबैटिक कौन सा है, तो एडियाबैटिक इज सेकंड, तो ये होगा सेकंड कर्व इज एडियाबैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ 4.5 kg। हमें मास, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें पता चलनी चाहिए कि ये हमारे काम की चीज है। एट STP if the intermolecular forces vanishes away, हमें वॉल्यूम निकालना है। अब देखो यहां पे हमारे पास वाटर है, वाटर का मास है 4.5 kg। अगर मुझे मोल्स निकालना है तो वो हम लिखेंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास इज 4.5 kg, इसको मैं ग्राम में अगर कन्वर्ट करूं तो 4.5 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वाटर इज 18 ग्राम्स, तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, पर हमें तो निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। STP की हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर जो होता है वो बच्चों 1 atm होगा। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, R की वैल्यू है हमारे पास, और STP पर टेम्परेचर जो होगा वो होगा 273 केल्विन। इसमें आपको कैलकुलेट करोगे तो फिर यहां से वॉल्यूम मिल जाएगा। मोल्स तो यहां से पुट करना है,
वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मिल जाए। इतने यहाँ पे अभी तक आपने अगर ऑब्जर्व करा है तो ये सारे क्वेश्चन में बच्चों कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज्यादा है, मतलब कि फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, पर जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो बच्चों कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो उसमें आपको प्रैक्टिस, इसमें भी इक्वेशन बहुत आसान है, मोल्स निकालना आसान है, पर यहाँ से जो ये कैलकुलेशन है वो विदाउट कैलकुलेटर हमें करनी होती है, तो वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, स्पीड में जल्दी से करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मास को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻², ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये हो गया 10⁻6 मीटर क्यूब, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर। ये जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर मैं वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे और उसे मैं और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में। सेम टेम्परेचर अंडर द नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर, प्रेशर भी हमें दिया है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 atm। The volume of steam formed is 1671 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम इतना था, जो स्टीम हुई उसका वॉल्यूम है 1671 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1671 इंटू 10⁻³ 10⁻6 मीटर क्यूब। Specific latent heat of vaporization of water, latent heat is 2256 जूल पर ग्राम, इस ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर दो 10⁻³ kg। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब हमारे पास बच्चों थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था, फिजिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट लॉ है वो थर्मोडाइनेमिक्स का थोड़ा डिफरेंट है। फिजिक्स में जो है फर्स्ट लॉ इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। हमसे तो पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखो यहां पे हीट हमने कितनी प्रोवाइड करी है, पहले तो मैं वर्क डन निकाल लेता हूं। हीट जो प्रोवाइड करी है वो बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से मैंने स्टीम में कन्वर्ट करा है, तो हीट प्रोवाइड कितनी करी होगी, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। जो मैंने हीट प्रोवाइड करी है वो बेसिकली ml के जितनी है, तो यहां से ये हीट हो गई M इंटू एल माइनस वर्क डन को हम लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आया है, वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1671, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, मास कितना है देखो, मास इज 10⁻³ kg। latent heat is 2256 into 10⁻3, 2256 into 10⁻3 minus pressure is 1 into 10⁻5 into change in volume 2671 minus 1 2670, sorry 1671 minus 1 1670 into 10⁻6। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, +3 -3 कैंसल 2256, ये 0 और 10⁻5 10⁻6 +6 -6 कैंसल 167, अगर ये 167 2256 माइनस 167 विच इज 1089 जूल, तो ये होना चाहिए 10, सॉरी इतना होगा 2089, ये हो जाएगा 2089 जूल। तो फिर से वही है, आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि वाटर से हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी जो भी हीट होगी वो लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू ml,
और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं P डेल्टा V। चलो बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree Celsius। अब पहले तो जो भी दिया हुआ है उसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं। द सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, ओके सर, सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, और ये जो वाटर है वो एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर भी दिया है विच इज बेसिकली 1 एटीएम या फिर 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट। इसको कितनी हीट चाहिए? इट रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको 54 कैलोरी हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये जो वाटर है वो कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। तो सर फिर वाटर से स्टीम में अगर जा रहा है तो जितनी भी हीट होगी वो लेटेंट हीट होती है, विच इज बेसिकली Q इज इक्वल टू ml। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1, जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम का वॉल्यूम है सर 167.1 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? सीसी इज बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब, और इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -6। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन तो वैसे कहीं ना कहीं सिमिलर है, यहाँ पे हमने जो ये क्वेश्चन करा उसके जैसा ही है। जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वही क्वेश्चन इसमें है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता, हमें ये कितनी हीट चाहिए, तो वहां पे तो Q इक्वल टू ml करना पड़ रहा था, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया है Q इज इक्वल टू 54 कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4.2। तो ये 54 इंटू 4.2 ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो मास दिया है, जो वाटर है उसका मास। अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस यूनिट में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास इनिशियली जो है वो 0.1 ग्राम, डेंसिटी सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आपका काम हो गया। इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है। तो फिर अगर वर्क डन लिखना है तो वर्क डन हम लिखेंगे वर्क डन इज P डेल्टा V। प्रेशर कितना है देखो, प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 पावर 5, 1.013 इंटू 10 पावर 5। वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? ये 167.1 विच इज फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज 0.1, तो इनको माइनस कर दो। 167.1 माइनस 0.1, तो ये हो गया 167। चेंज इन वॉल्यूम में डायरेक्ट लिख रहा हूं 167 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब। वही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है Q माइनस W। हमने हीट जो प्रोवाइड करी है वो बेसिकली 54 कैलोरी थी, 54 कैलोरी को मैंने जूल में लिख दिया, माइनस ये वर्क डन 1.013 इंटू 10 पावर 5 इंटू 167 इंटू 10 पावर -6। अब यहां से आपको अप्रोक्सीमेट जो भी आंसर है वो यहां से मार्क करना रहेगा। अब वही है, देखो ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर के है, पास वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैलकुलेशन करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, the PV diagram of an ideal gas in a piston cylinder assembly undergoing a thermodynamic process as the shown in figure। यहां पे एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है जिसका ग्राफ है P वर्सेस V। द प्रोसेस इज, अच्छा ये तो सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अरे बच्चों ये तो देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है कि फिर आइसोबारिक है। अब यहां से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गए तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस हो गई आइसोबारिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, इसमें लंबी कैलकुलेशन नहीं है, पर जो आपको एरिथमेटिक या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है, और थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना है। देखो ये क्वेश्चन, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कोक। A contains an ideal gas at a standard temperature pressure. B is completely evacuated. ऐसा कुछ हमें दिया है। A एंड B दो हमारे पास कंटेनर है। इनिशियली ये जो है वो स्टॉप कॉक से हमने बंद करे हुए। यहाँ पे आइडियल गैस है, ये जो है वो कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. यहां से हमने stopcock जो है वो ओपन करा है। The process is, अब क्या होगा कि ये गैस जो है वो यहां से यहां जाएगा। अगर गैस यहां से यहां जा रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। तो हमें पूछा है कि द प्रोसेस जो है वो कौन सी होगी, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है उसमें हीट में कोई चेंज नहीं होता, हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब स्टॉप को ओपन करने की वजह से हीट ऐड भी नहीं हो रही या फिर इसमें से हीट बाहर भी नहीं निकल रही, तो हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसमें आंसर आना चाहिए एडियाबैटिक। बाकी ये सारी चीजें इसमें चेंज हो जाएंगी। आगे देखते हैं, चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो बेटा ये तो आइडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती और रिलीज भी नहीं होती। ये नीट में, नीट लेवल का ही क्वेश्चन है। अब ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में मिलने वाला है, बस उस क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके 45 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन ये निकले, पर अगर आपकी स्पीड कम है या फिर आपको कॉन्फिडेंस कम है तो आप 38 तक पहुंचोगे ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। आप 20-25 तक अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, तब जाके ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे the volume V of a monoatomic gas varies with temperature T as shown in the graph. वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस का रेशियो, वर्क डन बाय गैस टू द हीट एब्जॉर्ब, W बाई क्यू का रेशियो आपको निकालना है। पहले तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये ग्राफ है क्या, ग्राफ इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर है। इसका मतलब है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये कब पॉसिबल है, ये सर तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट। अब ध्यान से सोच के मुझे बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय गैस इज P डेल्टा V। और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट जो होती है वो होती है NCP डेल्टा T। P डेल्टा V को मैं लिख सकता हूं NR डेल्टा T, N एज इट इज। CP को लिख सकते हैं F प्लस CP को हम लिख सकते हैं R प्लस FR बाई 2। ये किस तरीके से लिख दिया बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R।
तो Cp हो जाएगा R प्लस CV। CV इज बेसिकली FR/2, तो Cp को हम लिख सकते हैं R प्लस FR/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसल, एन से एन कैंसल, इन दोनों में से R जो है वो कॉमन निकलेगा, तो R भी जो है वो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई R कॉमन है 1 प्लस F/2, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस F/2। F इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमें गैस दिया है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो है 3, इसमें पुट कर दो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2/5, तो रेशियो आपका मिल जाएगा 2/5। ये आंसर हो गया हमारा 2/5। तो वही है, आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज एज इट इज याद होने चाहिए। अब अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि सर सब इतने सारे फॉर्मूलाज हम किस तरीके से याद करें, बहुत ही सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा वीडियो जो है वो आप देख लो, चाहे इस वीडियो को आपने नहीं भी देख रहे हो पूरा मत भी देखो, कोई इश्यू नहीं है, पर पिछले 10 साल 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में जितने भी फॉर्मूलाज यूजफुल है वो सारे फॉर्मूला आप कहीं पे एज ए शॉर्ट नोट के या फिर क्विक रिवीजन के लिए रख सकते। अब ये कब यूज में करना है, जब आपकी नीट की एग्जाम है उसके अगले 2 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है। अगर फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो गए तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसे समझो 80 to 90% जो आपका पेपर होगा वो इसी फॉर्मूला पे आने वाला है, इसलिए फॉर्मूला बहुत याद करना जरूरी है। आगे देखते हैं, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सिस्टम। अब देखो फिर से वही है, ये हमने सब करा हुआ है। दिस ये जो है वो क्या है, आइसोबारिक, ये जो है वो है आइसोथर्मल, ये जो है वो है आपकी एडियाबैटिक, और ये कौन सी होगी आपकी आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब इसमें से आप ऑप्शंस मैच कर लो। सबसे फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक, सेकंड प्रोसेस इज आइसोथर्मल, थर्ड प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड फोर्थ इज आइसोकोरिक। तो उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा। ये सिंपल सी चीज आपको ग्राफ जो है वो याद करने, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता तो क्या होता, तो फिर ये पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाती। ये जो है अगर यहां से यहां पे आ रहे होते, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता तो ये सारी चीजें ऑपोजिट में चली जाती, क्योंकि वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाता। तो ये हो जाती आपकी आइसोबारिक, फिर यहाँ पे ये कर्व ऐसे आ जाते, ये वाला कर्व जो है वो हो जाता आपका आइसोथर्मल, ये वाला एडियाबैटिक, और वॉल्यूम तो ऐसे, मतलब आइसोकोरिक तो ऐसे ही रहेगा। पर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इस तरीके, इसकी वजह से इस तरीके से सीक्वेंस आएगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता। आगे देखते हैं, चल क्वेश्चन 9, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली to half the initial volume, the same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half। अब यहाँ पे अब देखो आगे जो मैंने बताया बेटा वही फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, दिस वॉल्यूम में इसको V नॉट मान लू, ये है V0/2। सबसे पहले आइसोथर्मली वॉल्यूम आधा हो रहा है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस से वॉल्यूम आधा हो रहा है। तो हमें तो निकालना है कि अच्छा इसमें से ऑप्शन करेक्ट कौन सा है वो पता करना है। कंप्रेसिंग द गैस टू द एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। अब इसमें क्या होगा, ऊपर वाला जो है वो आपका एडियाबैटिक कर्व है और नीचे वाला जो है वो है आइसोथर्मल कर्व। अब इसमें वर्क डन सबसे ज्यादा P वर्सेस V एरिया का जो भी ग्राफ, मतलब P वर्सेस V ग्राफ का जो भी एरिया अंडर द कर्व है वो आपका वर्क डन होगा।
तो वर्क डन जो है वो एडियाबैटिक में आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंडर में जो भी वर्क डन मिलेगा या फिर जो भी एरिया मिलेगा वो ज्यादा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure below shows the two paths that may be taken by a gas to go from a state A to state C. In the process AB, 400 joule of heat is added to the system. अगर मैं A से लेकर C तक जाना चाह रहा हूं तो बच्चों मेरे पास दो पाथ है। फर्स्ट पाथ इज A to B एंड B to C। यह है हमारा फर्स्ट पाथ। अगर मैं फर्स्ट पाथ से जा रहा हूं तो फिर A से B में हीट एडेड टू द सिस्टम इज 400 जूल एंड इन प्रोसेस BC 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। इसमें टोटल हीट एडेड इज 100 जूल। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC, तो ये AC प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पे इसको ध्यान से एनालाइज करो। हमें जाना है सी तक, ए से स्टार्ट करके सी तक, मतलब इनिशियल पोजीशन जो है वो ए है और फाइनल पोजीशन जो है वो सी है। तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम होगी। ए और सी की अगर बात करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए टू सी में सेम होगी। ये हो गया आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से सी। अगर मैं फर्स्ट पाथ में जा रहा हूं या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से बी से सी में जाओ तो उसमें भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड, पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। ए एंड सी पॉइंट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हम लिख सकते हैं Q माइनस W। इसको भी लिखेंगे Q माइनस W। ए से सी में जा रहा है तो ये Q ए से सी, वर्क डन ए से सी का। ए से बी से सी में गए तो ये हीट जो है वो ए बी सी और वर्क डन भी जो है वो ए बी सी। अब हमें निकालना है हीट इन एसी, तो ये हीट इन एसी के लिए क्या करेंगे देखो, इसको मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, अगले नेक्स्ट पेज में लिखता है क्यू ए सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू ए बी सी प्लस क्यू ए बी सी प्लस ये हो गया प्लस डब्ल्यू ए सी माइनस डब्ल्यू ए बी सी प्लस डब्ल्यू ए सी माइनस डब्ल्यू ए बी सी। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो क्यू ए बी सी है उसको मैं डिवाइड कर दूं ए से बी तक एंड बी से सी तक। अब देखते हैं वर्क डन इन ए सी क्या होता है। ये ए से बी, बी से सी। अब यहां से देखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं एसी के वर्क डन की बात करूं तो उसमें एरिया इतना कवर होगा, और अगर एबीसी की बात करूं तो उसमें एरिया जो है वो इतना कवर होगा पूरा ही। तो ये टोटल वर्क डन में से मुझे ये नीचे वाला वर्क डन अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा जो वर्क डन वो सिर्फ क्या होगा, वो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो मेरा नेट वर्क डन होगा। तो ये ट्राइंगल का एरिया मेरा नेट वर्क डन है। पर उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं देखो, अलग से ही निकाल देते हैं बच्चों। इसके लिए ऐसा करते हैं, मुझे सिर्फ इतना वर्क डन चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये चीज है, ये ट्राइंगल का एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये अलग से वर्क डन निकाल देता हूं। वर्क डन हो जाएगा ये ट्राइंगल का एरिया विच इज 1/2, बेस जो है वो आपका हो जाएगा 4 - 2, 2 × 10⁻³ एंड हाइट जो है वो है 4 × 10⁻⁴। ये जो हाइट है ये हो गई 6 - 2 विच इज 4 × 10⁻⁴।
ये 2 से 2 कैंसल, ये 10 पावर 4 10 पावर -3, दिस इज 40 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन जो मिला वो 40 जूल मिला। और ध्यान से बताओ मुझे, एबीसी का वर्क डन ज्यादा होगा कि एसी का वर्क डन ज्यादा होगा? तो एरिया अंडर द कर्व एबीसी का ज्यादा है, तो वर्क डन जो होगा वो एबीसी में ज्यादा होगा। इसके लिए एबीसी में वर्क डन ज्यादा होगा और एसी में कम होगा, तो ये सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें मिलेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -40। अब AB के लिए हीट जो थी वो 200 थी, BC के लिए शायद 100 थी। 400 एंड 100, 400 और 100 है, तो यहां पे ये आ गया 400 100 -40, ये हो गया 500 -40, 460 जूल। तो ये A से C में हीट जो है वो 460 जूल होगी। तो यहां से आंसर हो जाएगा 460। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटोमिक गैस, यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, गैस इज अ डाई एटोमिक, undergoes a transition from A to B along the path AB as shown in figure। हम A से B में जा रहे हैं along this path। The change in internal energy during this transaction, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? ए पॉइंट पे प्रेशर जो है वो है 5 किलो पास्कल, बी पॉइंट पे प्रेशर है 2 किलो पास्कल, ए पॉइंट पे वॉल्यूम इज 4 मीटर क्यूब, बी पॉइंट पे वॉल्यूम इज 6 मीटर क्यूब। तो हमें निकालनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा NCV डेल्टा टी। CV को लिख सकते हैं FR/2, डेल्टा टी हो गया T2 - T1। इसमें से मैं F/2 को साइड में रख देता हूं। F/2 बार ये मल्टीप्लाई हो गए nRT2 - nRT1। अब आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, nRT को हम लिख सकते हैं P इंटू V। तो ये F/2 P2V2 माइनस P1V1, F/2 P2V2 माइनस P1V1। डायएटॉमिक गैस दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायएटॉमिक गैस इज 5। अब P2V2 क्या होगा? यहां पे गए तो P2 जो है वो 2 किलो पास्कल, V2 इज 6 इंटू 2 12 इंटू किलो है, किलो का मतलब 10 पावर 3, 12 इंटू 10 पावर 3। P1V1 की बात करें, P1 इज 5 किलो पास्कल, V1 इज 4 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20 किलो पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर, 20 किलो पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया 5 डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 20 इज 8 इंटू 10 पावर 3, ये हो गया 4। 5 इंटू 4 इज 20 किलो जूल। तो ये यहां से हमें मिल गया जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है -20 किलो जूल। ऑप्शन बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -20 किलो जूल। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे आधा वॉल्यूम हमने कर दिया है। Which of the following, which of the process result in the maximum work done of the gas? अब बेटा हमें पता है जब भी कंप्रेशन होता है तब सबसे ज्यादा वर्क डन जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है। इसी चीज को हमने आगे वाले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस करा है। अगर एक्सपेंशन होता तो मैक्सिमम वर्क डन आइसोबारिक का होता है, कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क डन जो है वो एडियाबैटिक का होगा, तो आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन, हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। ये जो इंजन है वो किसके बीच में वर्क कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो हमें निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 इज बेसिकली लोअर टेम्परेचर, T1 इज हायर टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे देखो T2 जो है वो लोअर टेम्परेचर विच इज 273, T1 इज हायर टेम्परेचर विच इज 373। अगर इस एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है, ये एलसीएम ले लो, 373 माइनस 273, 100 डिवाइड बाई 373 इंटू 100%। ये आपको कैलकुलेट करने पर आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी पर क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होगा तो काम हो जाए। नेक्स्ट देखो, अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। जो लोअर टेम्परेचर है उसको हम T2 से डिनोट करते हैं विच इज 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन होते हैं? तो सर ये तो आसान सवाल है, इसमें कितने ऐड कर दो? 273 ऐड कर दो। 273 ऐड करने पर ये हो जाएगा 277 केल्विन। and the higher temperature is 30 degree Celsius. Higher temperature is basically our T1 which is 30 degree Celsius equal to 303 Kelvin. It required to remove 600 calories of heat every second. जो हीट हमें निकालने, बेटा रेफ्रिजरेटर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है आपका लोअर टेम्परेचर, ये है रेफ्रिजरेटर, ये है हायर टेम्परेचर। यहां से यहां हीट जो है वो यहां से हमने लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हम भेजते हैं। ये अपने आप प्रोसेस नहीं होती, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। जो वर्क डन होता है वही हमारा मैकेनिकल वर्क डन नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे उसी वजह से हीट विल फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अब हमें दिया है कि 600 कैलोरीज जो है वो हमें यहां से ट्रांसफर करेंगे तो ही इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो Q2 इज बेसिकली 600 कैलोरी। अब बेटा कैलोरी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है, 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से। 600 इंटू 4.2 जूल, ये हो गया हमारा Q2। अब देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए हमने परफॉर्मेंस कोफिशिएंट डिफाइन करा है, कोई अल्फा कहता है कोई बीटा कहता है। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होता है Q2 अपॉन W या फिर T2 अपॉन T1 माइनस T2। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। Q2 है हमारा 600 इंटू 4.2 डिवाइड बाई W। T2 is basically 277 एंड T1 माइनस T2 करोगे तो क्या मिलेगा? 303 माइनस 277 विच इज 27। यहां से कैलकुलेशन करने पर हमें वर्क डन मिलेगा। वो जो भी वर्क डन मिलेगा वो जूल में है, पर हमें जो आंसर चाहिए वो पावर चाहिए। तो पावर क्या होता है? जो भी वर्क डन होगा डिवाइड बाई टाइम। टाइम इज बेसिकली 1 सेकेंड। तो ये जो वर्क डन होगा वही आपका आंसर हो जाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 एंड रूम टेम्परेचर इज T1। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी। अब यहां पे देखो, एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के इनसाइड में टेम्परेचर जो है वो T2 है, रूम टेम्परेचर T1 है। रूम टेम्परेचर T1 है, ये T2 है। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां से मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना है। अब हमसे क्वेश्चन में कौन सी चीज पूछी गई है ये हमें पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से यहां पे कितनी एनर्जी हमने डिलीवर करी होगी वो हमें निकालना है।
अब हमारे पास परफॉर्मेंस कोफिशिएंट बीटा या फिर अल्फा जो भी है उसका फॉर्मूला है W डिवाइड बाई Q2, सॉरी Q2 डिवाइड बाई W। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होता है Q2 डिवाइड बाई W इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यह है हमारा Q2 डिवाइड बाई W, और इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब ये जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज हमें किस में लिखना है, केल्विन में। अब यहाँ पे T1 T2 जो है वो सेल्सियस में है, तो इसको केल्विन में लिखने के लिए हम किससे ऐड कर देंगे, 273। तो ये हो गया Q2 प्लस W इक्वल टू T2 की जगह पे हो जाएगा T2 प्लस 273। अब इसमें अगर मैं T1 प्लस 273 करूं माइनस T2 प्लस 273 करूं तो 273 जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा T1 माइनस T2। तो ये हमें मिल गया Q2 डिवाइड बाई W। अब हमसे क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले हीट डिलीवर्ड वो निकाल लेंगे और फिर वर्क डन जो है वो निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड, जो ये यहां से ऊपर जो हीट गई वो हीट डिलीवर्ड है विच इज बेसिकली Q1। यहां से हमने हीट नीचे से ऊपर लेके गए, दिस हीट इज Q2। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यहां से जो भी वर्क डन करा है वो एनर्जी कंज्यूम्ड है। तो हमें बेसिकली निकालना है कि यहां से ऊपर जो हमने हीट भेजी डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम। आपको बेसिकली Q1 डिवाइड बाय W निकालना है। अब इसके लिए देखो हमें ये पता है कि यहां से हीट गई, ये वर्क डन करा और ये Q1 मिला, तो इसको मैं लिख सकता हूं Q2 प्लस W इक्वल टू Q1। तो ये W को मैं लिख सकता हूं, इसको एज इट इज रहने दो। हमें चाहिए Q1 डिवाइड बाई W, हमें चाहिए Q1 डिवाइड बाई W। तो पूरे ही इक्वेशन को W से डिवाइड कर, तो इसको W से डिवाइड कर दिया, इसको भी W से डिवाइड कर दिया, इसको भी W से डिवाइड कर दिया। W बाई W 1, Q2 अपॉन W, तो ये रहा हमारे पास। तो यहां से मैं लिख रहा हूं Q2 अपॉन W हो जाएगा आपका T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। W बाई W इज 1 एंड Q1 बाई W वही तो हमें निकालना है। यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 273 T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, और ये हो गया Q1 डिवाइड बाई W। तो जो ये Q1 डिवाइड बाई W निकालना है वो ये रहा, T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। आगे देखते हैं, चल। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5। तो बीटा हमें दिया है 5। If the temperature inside the freezer, inside temperature is basically low temperature which is minus 20 degree Celsius, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 253 Kelvin, the temperature of surrounding to which it rejects heat। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब T1 हमें निकालना है। अब बेटा फिर से वही है, अब जितने भी पिछले तीनों क्वेश्चन थे वो रेफ्रिजरेटर पर ही थे, तो बीटा को हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। बीटा इज 5, T2 जो है वो है 253, T1 हमें निकालना है, T2 फिर से 253। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए कर देता हूँ। 253 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 25 6 1165। एक बार आप कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना। 5 3 15 26 सही तो लग रहा है, यहाँ पे 12 है। 1265 इक्वल टू 253। अब यहां से इनको
कैलकुलेशन कर लो तो T1 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ये T1 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो केल्विन में मिलेगी, क्योंकि मैंने 253 जो है वो केल्विन में लिया है। इसमें आंसर सेल्सियस में है तो इसी केल्विन को कन्वर्ट कर देना सेल्सियस में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। पिछले 10 साल के थर्मोडाइनेमिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज थे बेटा वो सारे ही कर लिए। अगर आपको इसमें ज्यादा हेल्प चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वहां पे आप जुड़ जाओ। वहां पे आपकी मैं 100% हेल्प करूंगा। आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।